करते हैं। रिवीजन की इस कड़ी के अंतर्गत आज हम नवनियतिवाद या नियो डिटर्मिनिज्म को डिस्कस करने वाले हैं कि नवनियतिवादी विचारधारा क्या है। इससे पहले यानी हमने वातावरणवाद तथा संभववाद दो विचारधाराओं के बारे में डिस्कस किया। तो उन दो विचारधाराओं के अंतर्गत एक विचारधारा के अंदर कहा गया कि मानव श्रेष्ठ है और दूसरी जो विचारधारा थी उसके अंतर्गत कहा गया कि मनुष्य श्रेष्ठ है। यानी निश्चयवाद एवं संभववाद की जो अतिवादी जो विचारधारा थी और उससे उत्पन्न जो अंतर विरोध थे उनके कारण एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसे कहा जाता है नवनियतिवाद। प्रकृति के प्रति उपेक्षापूर्ण विचारधारा से उत्पन्न जितनी भी जो विकृतियां थी तथा मानव की जो तथाकथित स्वेच्छा थी कि वह सर्वश्रेष्ठ है और इस तरफ जो प्रकृति थी वह कहती थी कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो एक बैलेंस बनाने वाली अध्ययन विषय की कमी महसूस हुई और प्रकृति पर बढ़ते दबाव से जैसे जैसे पारिस्थितिकी की गुणवत्ता नष्ट होने लगी, क्योंकि संभववादियों का कहना था कि प्रकृति जो है वह उसके लिए है, न कि मानव प्रकृति के लिए। तो इस प्रकार से पारिस्थितिकी पर दबाव पड़ने लगा। मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों द्वारा प्रकृति से छेड़खानी शुरू की, उसमें बदलाव लाने शुरू किए और परिणाम ये हुआ कि औद्योगिक क्रांति, पुनर्जागरण काल के कारण हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर बहुत अधिक दबाव पड़ा, जिससे उसकी गुणवत्ता नष्ट होने लगी और मानव सहित अनेक जो जीव थे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। इन सभी विसंगतियों, भूलों का निरीक्षण किया गया, विश्लेषण किया गया कि भाई कमी कहाँ रही है और उसके बाद एक नया विचार ढूंढा गया और उसी नए विचार के परिणाम स्वरूप ये विचारधारा सामने आती है जिसे हम नवनियतिवाद कहते हैं। इससे पहले हमने दो विचारधाराओं के बारे में डिस्कस किया। एक थी संभववादी। अब संभववादी क्या कहते हैं, पहले नियतिवादी को देखते हैं कि नियतिवादी क्या करते हैं कि मनुष्य के जितने भी जो क्रियाकलाप है वो पर्यावरण से नियंत्रित है। वहीं संभववादी कहते हैं कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन लाने में समर्थ है और वह प्रकृति द्वारा जितनी भी जो संभावना है उनमें से स्वेच्छा अनुसार कोई भी संभावना का प्रयोग अपने लाभ के लिए कर सकता है, कि जो उसको बढ़िया लगे वो कर सकता है। और एक तरफ नियतिवादी कहते हैं कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार से प्रकृतिवादी कहते हैं कि मानव की जो आदिम अवस्था में मानव के लगभग सभी क्रियाकलाप पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर्यावरण की शक्तियों के अधीन थे या नियंत्रित थे। लेकिन संभववादी कहते हैं कि मानव की प्रकृति पर निर्भरता की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर प्रस्थान संभव है, कि हाँ उस समय वो अधीन था लेकिन अभी वो स्वतंत्र है, वह पर्यावरण में बदलाव ला सकता है। इसी प्रकार से समर्थकों की बात करें तो रेडजेल और इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है जिसे एंथ्रोपोजोग्राफी कहा जाता है, वह रेटर की अर्ड कुंडे, हम्बोल्ट की सभ्यता, जलवायु, हंटिंगटन, इनके जितने भी जो लेख थे, इसके अलावा कुमारी सैंपल, ये सारे के सारे नियतिवादी थे। इसके बाद इसके विरोध में जो फ्रांसीसी, ये सारे कह सकते हैं कि जर्मन स्कूल्स था, जर्मन और अमेरिकन स्कूल्स थे, और जो फ्रांसीसी थे उन्होंने इस संभववादी विचारधारा को जन्म दिया। जन्म देने वाला लूशियन फेब्रे ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया कि जो संभववाद है वह क्या है। पुस्तक का नाम जियोग्राफी इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। उसके बाद विडाल डी ब्लांस ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से मुख्य मोटे मोटे तौर पर इस प्रकार से दोनों विचारधाराओं के अंतर्गत अंतर था और इसी अंतर के बाद जन्म हुआ एक नई विचारधारा का जिसे कहा जाता है नियतिवाद। नियतिवादी कहते हैं प्रकृति श्रेष्ठ, मानव का प्राकृतिकरण होना चाहिए, मनुष्य मोम का पुतला है,
संभववादी कहते हैं कि मानव श्रेष्ठ, प्रकृति केवल उपदेशिका, एक सलाहकर्ता के ऊपर कुछ नहीं। इसका जन्म हुआ फ्रांस में, प्रकृतिवादी का जन्म हुआ जर्मनी में। इसके विचारक थे रेडजेल और सैम्पोल, यानी नियतिवादी के विचारक थे ये। संभववादी के विचारक थे विडाल डी ब्लांस, और इस शब्द का जो प्रयोग किया सबसे पहले लूशियन फेब्रे। नई विचारधारा जो सामने आई जिसे कहा जाता है नव नियतिवाद, नियो डेटर्मिनिज्म। मानव और प्रकृति दोनों एक दूसरे को समान रूप से प्रभावित करते हैं, यानी दोनों ही सर्वश्रेष्ठ हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, दोनों सहयोग से साथ आगे बढ़ते हैं। प्रकृति भी अपने आप में महत्वपूर्ण है और मानव भी कुछ कम नहीं है। रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम ग्रिफिथ टेलर के द्वारा इस विचारधारा को दिया गया। इसी विचारधारा के कुछ अलग अलग नाम अलग अलग जगह पर प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे कि संभावनावाद, प्रोबेबिलिज्म। ओ एच के स्पैट ने इस शब्द का प्रयोग किया। थ्योरी वही है, लेकिन इसे ओ एच के स्पेट संभावनावाद के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आधुनिक निश्चयवाद, प्रेजेंट डे डेटर्मिनिज्म, जिसमें कॉल्सवर को हम अभी रीड करेंगे, क्रियात्मक संभववाद, डॉक्टर टैथम द्वारा इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया गया। इसी विचारधारा व्यवहारिक संभववाद, प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म। फिर इसके अलावा स्टॉप एंड गो डेटर्मिनिज्म, जो ग्रिफिथ टेलर द्वारा यूज किया गया, और वैज्ञानिक निश्चयवाद, जिसे भी ग्रिफिथ टेलर ने इस प्रकार का नाम दिया। अब इस विचारधारा के प्रमुख समर्थकों की बात करें तो हंटिंगटन, जो अमेरिका के थे, इन्होंने अपनी पुस्तक पल्स ऑफ एशिया, जो 1907 में प्रकाशित हुई, तथा सभ्यता और जलवायु, सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, जो 1915 में प्रकाशित हुई, के अंतर्गत इस शब्दों का या इस प्रकार की बातों का जिक्र। इसी प्रकार से कॉल सॉवर, जो अमेरिकन थे, जिनकी पुस्तक का नाम था कल्चरल ज्योग्राफी, 1947 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा हर्बर्टसन, जो ब्रिटिश थे, रॉक्सबी, जो स्कॉटलैंड के थे, तथा फ्लोर ने अपनी पुस्तक टाइम कॉरिडोर, समय के कॉरिडोर के अंतर्गत इस विचारधारा को बखूबी प्रस्तुत किया। अब इस विचारधारा के अंतर्गत कौन कौन सी बातें कही गई, तो सबसे पहले इस विचारधारा को सामने लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है ग्रिफिथ टेलर को, और इन्होंने ही इसका विकास किया, जो ऑस्ट्रेलियन थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका में आकर इस प्रकार की विचारधारा को आगे बढ़ाया, जिसने अपनी पुस्तक 20वीं सदी का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी, 1951 में इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और कहा कि यह निश्चयवाद तथा संभववाद, यानी न तो प्रकृति श्रेष्ठ है और न मानव श्रेष्ठ है, बल्कि ये तो बीच की विचारधारा है। और इस विचारधारा के तहत उन्होंने बताया कि मानव प्रगति की गति बदल सकता है, यानी जो प्रगति है, जो डेवलपमेंट होगा, उसकी स्पीड को कम या अधिक किया जा सकता है, लेकिन उसकी दिशा नहीं बदल सकता, जैसे कि वह ट्रैफिक हवलदार के समान है। यानी किसी व्यक्ति को, जैसे कि अगर कहे कि ए व्यक्ति जो है, उस ए व्यक्ति को बी स्थान पर जाना है और बीच में एक चौराहा आया और यहां पर एक ट्रैफिक हवलदार है, वह इसको रोक सकता है, इसकी स्पीड को कम कर सकता है, जो ए से बी की तरफ जा रहा है, लेकिन इसको बी तक जाना है तो बी की तरफ जाएगा, उसको हम सी की तरफ नहीं भेज सकते, आप रोक सकते हो। तो प्रकृति क्या है, वह एक ट्रैफिक हवलदार के समान है, यानी मानव को अपने विकास से रोका नहीं जा सकता, वह ए से बी की ओर जाएगा, उसे सी की तरफ नहीं मोड़ा जा सकता। यानी मनुष्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ेगा, लेकिन उसे उसके उद्देश्यों से विचलित नहीं किया जा सकता कि नहीं,
आप बी की तरफ मत जाओ, सी की तरफ जाओ। तो ट्रैफिक हवलदार जो चौराहे पर खड़ा है, वह इस व्यक्ति को जो ए से बी की तरफ जा रहा है उसको रोक नहीं सकता। वह इसकी स्पीड को कम कर सकता है, वो तेज कर सकता है, रोक सकता है, वो धीमी कर सकता है, लेकिन इसकी दिशा को नहीं बदल सकता है। इसी प्रकार से न तो प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण मानव पर है और न ही मनुष्य प्रकृति का विजेता है। दोनों के बीच में क्रियात्मक संबंध पाए जाते हैं, ऐसा ग्रिफिथ टेलर कहते हैं। अब इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए ये महसूस किया गया कि जिस प्रकार से निश्चयवाद और संभववादी जो विचारधाराएं चल रही थी, उस समय ये महसूस किया गया कि जो मानव का जो विकास है वह प्रकृति के सहयोग में निहित है, न कि उस पर विजय में। यानी आप मानव को अगर प्रगति करनी है तो वो सोचे कि मैं प्रकृति पर विजय प्राप्त करके ही विकास कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं है। प्रकृति पर विजय प्राप्त बिना प्रकृति के सहयोग से नहीं की जा सकती। प्रकृति की उपेक्षा से उत्पन्न जो पर्यावरणीय कठिनाइयां हैं, जब वो बहुत भयानक होने लगी, उसके बाद संभववादी सजग हुए कि नहीं, ऐसे तो हम हमारा विकास नहीं कर सकते। विकास की राह में जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर दें कि उसने एक फ्रियोन गैस का उदाहरण लिया कि फ्रियोन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स के अंदर बहुत तेज गति से किया जाने लगा, लेकिन लोगों को पता लगा कि नहीं, ये गैस जो है वो काफी खतरनाक है, ओजोन को नष्ट कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो रुक गया और उसे पता चल गया कि प्रकृति के नियमों का अनुसरण नहीं किया तो हमें नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का शीघ्रता से और बहुत ज्यादा दिनों तक धीरे धीरे उपयोग कर सकता है, लेकिन उनका सृजन नहीं कर सकता है कि प्राकृतिक संसाधन मैं बना लूंगा, ऐसा मनुष्य के हाथ में नहीं है। मानव दलदल, बाढ़ या भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में अपने मकान बना सकता है, लेकिन वो प्रकृति की चपेट में आने से नहीं बच सकता कि उस क्षेत्र में भूकंप आएगा तो मेरा मकान नहीं गिरेगा, बाढ़ आएगी तो मेरा मकान बच जाएगा, ऐसा नहीं। नदियों का जो जल है वह बांध के द्वारा रोक कर बिजली उत्पादित कर सकता है या उसका अलग अलग प्रकार से बांध का प्रयोग कर सकता है, लेकिन जल प्रवाह की दिशा नहीं बदल सकता कि पानी तो जिस दिशा में जाना है उस दिशा में जाएगा। कितने दिन रोकोगे, बांध को तोड़कर जाएगा। चमोली की घटना को आप उत्तराखंड वाली को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है, यानी प्रकृति को आप विवश नहीं कर सकते, उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ हद तक आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि संभववादी ये तर्क देते हैं कि हमने कनाडा का जो पेरी प्रदेश है वहां पर खाद का अत्यधिक प्रयोग करके हमने काफी अधिक उत्पादन प्राप्त किया, या डेनमार्क का जो उत्तरी भाग है जहां पर अनुपजाऊ भूमि थी उसको हमने खाद के द्वारा उत्पादित बना दिया। तो इस प्रकार से उसने भूमि उपयोग का प्रारूप निश्चित किया है, प्राकृतिक शक्तियों ने नहीं। प्राकृतिक शक्तियों का वहां पर रोल नहीं है, यानी वहां पर आपने बदलाव किया है और इस बदलाव को ये नवनिश्चयवादी भी मानते हैं। तो इसी प्रकार से कॉल सॉवर जो अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे ने आधुनिक युग के निश्चयवाद, जिसको प्रेजेंट डे डेटर्मिनिज्म कहा जाता है, आधुनिक युग का निश्चयवाद या प्रेजेंट डे डेटर्मिनिज्म कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट शब्द है प्रेजेंट डे डेटर्मिनिज्म, और उसको स्वीकारते हुए उन्होंने मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों को समय की गति के अनुसार 4 रूप दिए कि प्राचीन समय में कंट्रोल था, नियंत्रण था, किसका? वातावरण का, मानव पर। उसके बाद नई विचारधारा आई और कहा गया कि कंट्रोल नहीं है, इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वातावरण का मानव पर प्रभाव है। फिर और विचारधारा चेंज हुई और कहा गया कि नहीं, दोनों के बीच
संबंध जो है वह रिस्पॉन्स, यानी कभी वातावरण रिस्पॉन्स देता है तो कभी मानव रिस्पॉन्स देता है, दोनों के बीच में प्रत्युत्तर पाया जाता है। इसी प्रकार से अभी वर्तमान जो समय है वो एडजस्टमेंट का है, सामंजस्य का है, यानी वातावरण और मानव के मध्य सामंजस्य पाया जाता है। वर्तमान समय में वातावरण का नियंत्रण, वातावरण का प्रभाव और वातावरण के प्रत्युत्तर को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि सभी वातावरण के सामंजस्य की बात करते हैं। ऐसा कॉल सॉवर ने अपनी पुस्तक रिसेंट डेवलपमेंट इन कल्चरल जियोग्राफी, जो कैलिफोर्निया से प्रकाशित हुई थी 1927, उस पुस्तक में कहा है। इस विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने संशोधित किया और संशोधन के बाद इसको नव निश्चयवाद, नियो डिटरमिनिज्म शब्द दिया, या वैज्ञानिक निश्चयवाद नाम दिया, या रुको और जाओ यानी स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म के नाम से प्रस्तुत किया, और कहा कि मानवीय छांट भी काफी महत्वपूर्ण है। मानवीय छांट भी काफी महत्वपूर्ण है, यानी ह्यूमन की जो चॉइस है वह भी काफी महत्वपूर्ण है। टेलर कहते हैं कि वातावरण के द्वारा किए जाने वाले नियंत्रण की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसे कनाडा और साइबेरिया के दूर दूर तक फैले टुंड्रा प्रदेशों, यानी ठंडा ठंडे जो क्षेत्र है, या सहारा के क्षेत्रों में पाए जाने वाले मरुस्थल हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के निर्जन प्रदेश हो, चाहे अंटार्कटिका के बर्फ से ढके हुए क्षेत्र हो, उन सभी जगह पर मानव को प्रकृति की आज्ञा माननी पड़ती। यही कारण है कि वहां पर बद्दू हो, बड़ाविन, चाहे एस्किमो हो, चाहे समोएड्स हो, हर प्रकार की जनजातियां वहां पर प्रकृति की आज्ञा को मानकर वहां पर निवास कर रही है। तो मानव को वहां पर प्रकृति की आज्ञा माननी पड़ती है, यानी वो मरुस्थल को हरा भरा नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार से वह बर्फ वाले क्षेत्र को पिघला नहीं पा रहा है, तो वह प्रकृति द्वारा निश्चित किए गए मार्ग पर चलने के लिए विवश है। ये रिक्त प्रदेश, जिसे एम्प्टी रीजन कहा जाता है, अभी भी कई दशकों तक आर्थिक विकास से लगभग वंचित ही रहेगा। अब आप और मैं कह दें कि अंटार्कटिका में हम एक फैक्ट्री लगाएंगे, पॉसिबल नहीं है। हम प्राकृतिक शक्तियों के आगे विवश है। मनुष्य चाहे जो उपाय करे, अंततः जो विजय होती है वह प्रकृति की ही होती है। कोविड को देख लीजिए, ऑक्सीजन हम बनाने लग गए, लेकिन विजय प्रकृति की। आज भी हम प्रकृति पर निर्भर है, हम पीपल या खेजड़ी की छांव में सोने के लिए विवश है, तो अंततः विजय प्रकृति की ही होती है। मनुष्य प्रयत्न करके भी समस्याओं को समझकर, उपाय ढूंढकर या प्राकृतिक प्रभाव को थोड़ा पीछे ढकेलता है, पुनः उसे प्रकृति रोक लेती है। अतः प्रकृति को टेलर ने बहुत प्रबल माना है, मनुष्य के और उसके कार्यों को नहीं। इसलिए उन्होंने मानव को प्राकृतिक वातावरण पर विजय प्राप्त करके उसके विकास की बात नहीं की, बल्कि प्रकृति के साथ सहयोग करके विकास के पथ पर अग्रसर होने की बात वो करते हैं। तो इस प्रकार से इस विचारधारा को हम नव नियतिवादी विचारधारा कहते हैं। वे नियंत्रण के स्थान पर प्रभाव, कि आप नियंत्रण ना करो, प्रकृति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, बल्कि प्रकृति का प्रभाव मानव पर रहता है, और प्रभाव के स्थान पर वो एडजस्टमेंट की बात करते हैं, ऐसा जॉर्ज टैथम कहते हैं। और इसे ही व्यवहारिक संभववाद या प्रैग्मेटिक पॉसिबिलिज्म के नाम से जाना जाता है। ग्रिफिथ टेलर ने जो ये विचारधारा जो दी, उस विचारधारा के अंतर्गत जो शब्द यूज किया वह था रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। अब स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म जो शब्द दिया,
और वो कहते हैं कि मैं इस बात को कभी भी अस्वीकार नहीं करता कि मानव एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मानव अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बट संसार के सभी क्षेत्रों में मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। मानव एक स्वतंत्र कारक नहीं है। मैन हैज एडवांस्ड वन मोर स्टेज इन हिज एडजस्टमेंट टू द लिमिट लेट डाउन बाय नेचर। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि जो प्रकृति है वह श्रेष्ठ है, तथा मानव को उन्होंने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है कि मानव एक चौराहे पर खड़े ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है। सॉरी, प्रकृति एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरफ है जो वाहनों की, यहां पर मैं सही करना चाहूंगा, यहां पर कहा कि मानव जो है एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है जो बड़े नगरों में आने वाले वाहनों की गति को कम या अधिक कर सकता है, किंतु मार्ग की दिशा को नहीं बदल सकता है। यही रुको और जाओ निश्चयवाद है। चौराहे पर खड़ा एक यातायात नियंत्रक ट्रैफिक हवलदार जो है वह वाहनों को नियंत्रित करने के लिए जिस प्रकार वाहनों की गति को प्रभावित कर सकता है, वो धीमे कर सकता है, तेज कर सकता है, लेकिन जिसको जिस जगह पर जाना है उसको रोक नहीं सकता, यानी वह वाहनों की दिशा को नहीं बदल सकता। इसी प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में यातायात नियंत्रक की भूमिका निभाता है। वह प्रकृति के द्वारा दी गई योजनाओं के अनुसार विकास की जो गति है उसको तेज या कम कर सकता है। यदि आर्थिक विकास हेतु प्राकृतिक तथ्य अनुकूल नहीं है तो मानव उस कार्य को थोड़े समय तक रोक लेता है कि नहीं, थोड़े समय तक हम इस कार्य को रोक लेते हैं। मानव किसी भी अवस्था में प्राकृतिक पर्यावरण की योजना के विपरीत कार्य नहीं कर सकता, किंतु यदि वह बुद्धिमान है तो वह प्राकृतिक वातावरण के अनुसार ही कार्य करेगा। इस प्रकार से उन्होंने इसको समझा है। बहुत सारी चीजें हैं जिस प्रकार से कई ऐसे व्यक्ति हैं जैसे कि रसल स्मिथ जो थे, उन्होंने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ज्योग्राफी, औद्योगिक तथा वाणिज्य भूगोल में लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी का मात्र निवासी ही नहीं है बल्कि एक सृजनकर्ता है। वह एक भौगोलिक प्रतिनिधि है तथा पृथ्वी को परिवर्तित करने वाला भी है। मानव पृथ्वी पर निवास करता है, उस पर आश्रित है, अतः वह प्रकृति की आज्ञा मानकर उसे विजित भी कर सकता है। अर्थात बिना प्रकृति की आज्ञा मानकर माने आप प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार मानव को प्राकृतिक सीमाओं को समझकर उसकी उपयोगिता के आधार पर अपनी सुविधाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए और हमें कदम कदम पर प्रकृति के सहयोग की आवश्यकता रहती है। अंत में टेलर का एक कथन है कि प्रकृति को जीतने या स्वयं उसका दास बनने की अपेक्षा मनुष्य को प्रकृति के साथ सहयोग करने की बात सोचनी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि मानव का कल्याण प्रकृति से युद्ध करने में नहीं, उसके साथ सहयोग एवं सामंजस्य बनाने में है। तो इस प्रकार से ये नवनियतिवाद की विचारधारा इस प्रकार से कंप्लीट होती है।